Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about the feedback mechanism कि किस तरह से हमारी बॉडी में पैदा होने वाले हार्मोन्स खुद से ही अपने पैदा करने वाले सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, फीडबैक मैकेनिज्म। Feedback mechanism is an interaction or it is an activity or it is an operating system within the body. अब अगर हम अपनी बॉडी पे गौर करें तो हमें यह पता चलता है कि हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम मिलके हमारी बॉडी को चला रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल करता रहता है बहुत सारी एक्टिविटीज को और बहुत सारे हार्मोन्स की सिक्रीशंस को। इसी तरह जो हमारा मास्टर ग्लैंड मौजूद है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी आपके दिमाग के साथ ही एसोसिएटेड है और ये भी बहुत सारी सिक्रीशंस को स्पेशली एंडोक्राइन हार्मोन्स की सिक्रीशंस को रेगुलेट करता है। लेकिन अगर हम फीडबैक मैकेनिज्म का कंसेप्ट समझना चाहें तो स्टूडेंट्स यूं बात को समझ सकते हैं कि हमारे पास किसी भी कंट्रोलिंग सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक वो जो कंट्रोल कर रहे हैं और दूसरे वो जो कंट्रोल हो रहे हैं। ऑलराइट, जो कंट्रोल कर रहे हैं वो तो हमें पता चल गया कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हैं, और जो कंट्रोल हो रहे हैं वो ग्लैंड्स आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं जो डिफरेंट रीजन्स के अंदर अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिए हुए हैं, जो अपनी अपनी मतलूबा सिक्रीशंस को सिक्रीट कर सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन बाज़ औक़ात आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम ये तय कर रहा होता है कि अब मैं रिलीज हार्मोन्स को भेजूं ताकि ये ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस को बढ़ाएं, और बाज़ औक़ात ये भी देखा जाता है कि वही ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस की कंसंट्रेशंस इतनी ज्यादा बढ़ा लेते हैं कि आपके कंट्रोलिंग सिस्टम को यानी कि पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस को अल्टीमेटली रिलीज हार्मोन्स की सिक्रीशंस को बंद करना पड़ जाता है। तो ये जो रिलीजिंग और इनहिबिशन वाला काम चल रहा है इसके दरमियान जो एक थिन लाइन मौजूद होती है वो फीडबैक मैकेनिज्म को रेगुलेट करवाने में बहुत ज्यादा मददगार है कि अगर कोई सिस्टम अपने ही पैदाशुदा प्रोडक्ट से कंट्रोल होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज द फीडबैक मैकेनिज्म। ऑलराइट, इसकी मिसाल हम यूं ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन के रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहां पे बाज़ औक़ात आपको कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव उनकी ब्रांच का या फिर कोई कार्ड पकड़ा दिया जाता है आपका मील एंजॉय करने के बाद, उसके ऊपर लिखा होता है कि फीडबैक क्वेश्चंस। ऑलराइट, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने वो एनवायरनमेंट वहां पे बैठ के एंजॉय किया, कहीं बहुत ज्यादा नॉइजी तो नहीं था, कहीं कोई आपकी प्राइवेसी तो डिस्टर्ब नहीं हुई, आपको खाने का जायका कैसा लगा। तो आप बुनियादी तौर पे जो रिफ्लेक्शन उनके सिस्टम की दे रहे हैं यू आर गिविंग देम द फीडबैक, और उस फीडबैक की वजह से फिर वो तय करेंगे कि क्या हमने इस सिस्टम में किस तरह से मजीद बेहतरियां पैदा करनी है। ऑलराइट, सेम इज द केस विद इन द क्लासरूम। अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं और आप उनसे सवाल जवाब कर रहे होते हैं या वो पढ़ाने के दौरान आपसे पूछ रहे होते हैं कि क्या आपको समझ आ रहा है, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप फिर क्वेश्चंस पुट कर देते हैं, आप बहुत सारे सवालात वहां पे अपने ज़हन में जो मौजूद होते हैं वो पूछना शुरू हो जाते हैं। तो असल में ये जो इंटरेक्शन चल रहा है विद इन द क्लासरूम, यहां पे भी आपके टीचर जो हैं वो कंट्रोल सिस्टम बने हुए हैं और आप फीडबैक देते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल क्लासरूम के अंदर उन तमाम बच्चों की इंप्रूवमेंट का भी सबब पैदा हो जाता है कि जो खामोश रहते हैं। ऑलराइट, तो ये फीडबैक बाज़ औक़ात इंप्रूवमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसी तरह जब हम लिविंग सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पे भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हार्मोन्स या ग्लैंड्स के हवाले से जब हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर मौजूद हाइपोथैलेमस और उसके साथ एसोसिएटेड पिट्यूटरी ग्लैंड और आपके एंडोक्राइन हार्मोन्स पैदा करने वाले ग्लैंड्स, दे आर ऑपरेटिंग विद इन द बॉडी थ्रू अ फीडबैक मैकेनिज्म। ऑलराइट, इसके लिए आपने कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं? द फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन व्हिच अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शंस इट इज कंट्रोलिंग। यानी कि वो हार्मोन्स जिसको किसी भी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ने रिलीज करवाना शुरू किया वो रिलीज तो करवा दिया लेकिन बाद में उस हार्मोन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खुद से ही फिर इनहिबिट भी करना पड़ गया। ऑलराइट, तो उस बैलेंस को अचीव करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म का बहुत ही अहम किरदार है। For proper body functions, accelerators and inhibitors are needed as two opposing systems. अब देखें, जब किसी भी हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ानी है तो उस वक्त वहां पे रिलीजिंग हार्मोन्स की कंसंट्रेशन में इजाफा कर दिया जाएगा ताकि हार्मोन ज्यादा से ज्यादा पैदा हों और उस काम को सरअंजाम दे सकें जिसके लिए उनको रिलीज किया जाएगा। और फिर इसी तरह जब वो काम मुकम्मल हो जाए तो इनहिबिटर्स की शक्ल में
कुछ खास किस्म के केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं जो कि सिस्टम को आके इनहिबिट करना शुरू हो जाते हैं कि अब ब्रेक लगा दीजिए, अब हमें मजीद इस हार्मोन को सिक्रीट करवाने की जरूरत नहीं रही। ऑलराइट, तो ये एक्सेलरेटर्स जो रिलीज करने की कंसंट्रेशन में इजाफा करवाते हैं और इनहिबिटर्स जो उसके रिलीज होने की कंसंट्रेशन में कमी करवाएंगे या उस अमल को रोकने की कोशिश करेंगे। If one hormone in the body promote or stimulate a reaction, another hormone would be checking the same. The interaction between pituitary and other endocrine glands over which it exerts control is an example of the feedback mechanism. अब स्टूडेंट्स आप याद रख सकते हैं इसको इस तरह से कि आपकी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो कौन सा हार्मोन पैदा किया जाता है? इंसुलिन। शाबाश। अब इसी तरह से जब इंसुलिन आपके ग्लूकोज को कैटालाइज करवाते करवाते या मेटाबोलाइज करवाते करवाते आखिरकार सेल्स तक भेज दे तो उसके बाद ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन तो कम हो जाती है, तो उस सूरत में कौन सा हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है? यस, दैट इज ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन फौरी तौर पे मजीद ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज की कंसंट्रेशन में इजाफा करवा देता है। तो इंसुलिन ग्लूकोज को सुप्रेस कर रहा है विद इन द ब्लड और ग्लूकागॉन जो है वो उसकी कंसंट्रेशन में इजाफा करवा रहा है। तो बुनियादी तौर पे ये दोनों करना क्या चाह रहे हैं? They are trying to maintain a balance in the concentration of glucose within your blood and body tissues. All right. Same is the case with calcitonin and parathormone. वो भी कैल्शियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल आपकी बुक में कोट की गई है, दैट इज अबाउट द थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रीशन, और इसको कंट्रोल या रेगुलेट किस तरह से किया जाता है और फिर फीडबैक के थ्रू ये खुद से ही अपनी सिक्रीशंस को रुकवाता किस तरह से है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, किसी भी जगह पे हमारे कोऑर्डिनेशन सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? स्टिमुलस। शाबाश। अब जो स्टिमुलस यहां पे चाहिए, इट कैन बी स्ट्रेस और इट कुड बी लो बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपकी बॉडी को सर्दी लगना शुरू हो जाए, ये भी एक स्टिमुलस कहला सकता है, या फिर बाज़ औक़ात बॉडी के अंदर स्ट्रेस कंडीशन पैदा हो जाए तो ऐसा भी पॉसिबल है कि फौरी तौर पे कुछ स्पेशलाइज्ड ये जो स्टिमुलाई हैं कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स को जाके स्टिमुलेट करेंगे जिनको हम नाम दे रहे हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, और ये कहां पे मौजूद हैं? विद इन द पार्ट ऑफ द फोरब्रेन एंड दैट इज हाइपोथैलेमस। और फिर हाइपोथैलेमस के जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं दे प्रोड्यूस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि वो केमिकल पैदा कर रहे हैं जिसने हाइपोथैलेमस से ट्रेवल करके आना है पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को ये मैसेज देना है कि नाउ इट इज द टाइम टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑलराइट, ये थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन नहीं है, ये बात याद रखिएगा, अभी पिट्यूटरी में से पैदा होने वाले केमिकल की बात कर रहे हैं, और ये ट्रेवल करके जाएगा विद द ब्लड टू द थायराइड ग्लैंड और आपकी गर्दन में जाके थायराइड ग्लैंड को कहेगा कि नाउ इट इज द टाइम टू स्टार्ट सिक्रीटिंग थायरॉक्सिन, जिसमें T3 या T4 जिसे हम थायरॉक्सिन, ट्राइआइडो या टेट्राआइडो के नाम से याद रख सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so the thyrotropin releasing hormone trigger the release of thyroid stimulating hormone in the anterior pituitary. MCQs के हवाले से भी याद रखिएगा, thyroid stimulating hormone stimulate the thyroid to release thyroxine. ऑलराइट, और थायरॉक्सिन की डिफरेंट टाइप्स जो भी मैंने आपको बताई हैं, थायरॉक्सिन 3 आयोडीन्स वाला भी हो सकता है और 4 आयोडाइड्स वाला भी हो सकता है, तो इस वजह से हम इसको ट्राइआयोडो या टेट्राआयोडो के नाम से याद रख सकते हैं। अब फिर स्टूडेंट्स, अब थायरॉक्सिन पैदा होते ही आपका BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। किस किस तरह से ये इजाफा किया जाता है, इसके लिए जो अहम पॉइंट्स आप याद रखेंगे वो क्या हैं? The thyroxine increases metabolic activity, generating ATP energy and heat. क्योंकि स्टिमुलस क्या था? सर्दी itself, ऑलराइट, और सर्दी को किल करने के लिए हमें बॉडी के अंदर हीट पैदा करनी पड़ेगी, और यहां पे चूंकि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की बात नहीं हो रही तो हम इसको कहेंगे दिस इज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी कि बगैर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के आपके थायरॉक्सिन ने ही एटीपीज बनवाना शुरू किए, फिर उनको तोड़ा और उनसे हीट पैदा करवाना शुरू की। इस अमल के बैक एंड पे क्या क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? सबसे पहले नंबर पे तो थायरॉक्सिन आपके मसल्स के अंदर और लिवर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद में इजाफा करवाएगा। फिर उसके साथ ही साथ जो थायराइड हार्मोन यानी कि थायरॉक्सिन है एटीपीज को तोड़वाना शुरू करेगा, यानी एटीपीज की हाइड्रोलिसिस को प्रमोट करेगा, ज्यादा से ज्यादा एटीपीज टूटेंगे, और फिर एटीपी टूट रहे हैं तो इसका मतलब एटीपीज बनने भी चाहिए, तो उस सूरत में सोडियम पोटेशियम पंप्स को भी एक्टिवेट किया जा चुका होगा
ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी साथ साथ जनरेट भी हो रहे हो। और एटीपी जनरेट करने के लिए हमें रेस्पिरेशन में जाना पड़ेगा। रेस्पिरेशन में जाने के लिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया बने हुए हैं तो हमें ग्लूकोज को पायरुवेट में भी कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर जाके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम एटीपीज बनवा पाएंगे। ऑलराइट, तो इट इज अ लॉन्ग चेन प्रोसेस जिसके जरिए एटीपीज बनते हैं और फिर उनको तोड़ के हीट पैदा की जाती है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो अहम एमसीक्यू स्टेटमेंट आप यहां पे याद रखेंगे कि बुनियादी तौर पे जो थायरॉक्सिन है या थायराइड हार्मोन्स हैं, इवन के T3 या T4 जिस भी शक्ल में पैदा हो रहे हैं, उनका टारगेट कौन होगा? मसल सेल्स और लिवर सेल्स, क्योंकि इनके अंदर आपको याद होना चाहिए कि आपके पास स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा एक अमल के जरिए जिसका नाम हमने रख दिया ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ऑलराइट, और ग्लाइकोजेनोलिसिस भी इसको कहते हैं। दूसरा अमल जो यहां पे हो रहा है इट इज लिपोलिसिस और लिपोलाइसिस, यानी लिपिड्स को भी तोड़ के और उसके बाद रेस्पिरेशन में शंट किया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया लिपिड मेटाबॉलिज्म के जरिए भी एटीपीज बनाएगा और ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करके पायरुवेट बनवाएगा और फिर वहां से भी एटीपीज जनरेट करवा के देगा। तो इस सारे चेन प्रोसेस में जितनी भी एटीपीज बन रही हैं उनके टूटने की वजह से हीट पैदा होगी, और हीट पैदा होने का मतलब यह है कि अब आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो अपने ऑप्टिमम स्टेट में आ चुका हुआ है। आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको हीट फील होना शुरू हो जाएगी। तो उसका मतलब यह होगा कि अब जो बाहर से सर्दी का स्टिमुलस आ रहा था या अगर कोई स्ट्रेस कंडीशन थी तो आपने उसको अपोज कर दिया हुआ है। ऑलराइट, जब आप उसको अपोज कर रहे हैं तो असल में आप फीडबैक दे रहे हैं, और इस फीडबैक को दोबारा से किस तरह पिट्यूटरी तक कन्वे किया जाएगा या हाइपोथैलेमस तक, इसके लिए भी एक पॉइंट याद रखिएगा। क्या पॉइंट याद रखेंगे स्टूडेंट्स इसके लिए आप कि द रेज्ड बॉडी टेम्परेचर एंड हाई थायरॉक्सिन लेवल इन द ब्लड inhibit releasing hormone cells and thyroid stimulating hormone producing cells, यानी कि पहले हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजा जाएगा कि सर्दी का असर कैंसिल कर दिया जा चुका है, फिर साथ ही यह मैसेज भेजा जाएगा कि अब फर्दर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करवाने वाले केमिकल्स न्यूरोसिक्रीटरी सेल से बनवाना बंद कर दिए जाएं। उनको जैसे ही स्टॉप किया जाएगा फौरी तौर पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की पैदावार बंद हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता थायरॉक्सिन जो पैदा हो रहा था उसको जो रिलीज करवाने के लिए जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जा रहे थे उनकी कंसंट्रेशन में कमी आने की वजह से थायराइड की पैदावार भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थायरॉक्सिन पैदा किसके एक्शन की वजह से हुआ था? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसकी वजह से पैदा हुआ था? न्यूरोसिक्रीटरी हार्मोन्स के पैदा करदा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से, जिसको हमने TRH के नाम से एब्रीविएट किया है। तो ये बात याद रखिएगा कि थायरॉक्सिन जब काम करना शुरू करेगा तो सबसे पहले TRH को इनहिबिट किया जाएगा, फिर वहां से TSH को इनहिबिट किया जाएगा और अल्टीमेटली थायरॉक्सिन की पैदावार को रोक दिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट कौन था? थायरॉक्सिन। और पैदा करवाने वाला जो आपका पूरा रेगुलेटरी सिस्टम था उसने थायरॉक्सिन को रिलीज करवाया और थायरॉक्सिन जो कि प्रोडक्ट है उसने खुद ही अपने सिस्टम को बाद में मना कर दिया, रोक दिया, इनहिबिट कर दिया। तो दिस इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म कि इफ अ सिस्टम इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय its own products, so we will say that feedback mechanism is going on. All right, इसमें स्टूडेंट्स फिर याद रखिएगा पॉजिटिव फीडबैक्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक्स भी हो सकते हैं। अब आप सोचें कि ये जो आपने थायराइड ग्लैंड वाले फीडबैक मैकेनिज्म को अभी स्टडी किया है ये पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।